हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चालक की धारिता। चालक की धारिता, राइट। तो देखो धारिता क्या होती है। धारिता को शॉर्ट में धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता मतलब यहाँ पर क्या है, धारण क्या है, आपका आवेश ग्रहण करने की क्षमता से मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ये मीनिंग है इसका। अब देखो चालक विद्युत क्षेत्र में जो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो किसकी होती है, संधारित्र की, ठीक है ना। तो संधारित्र क्या होती है, एक युक्ति होती है। संधारित्र क्या है, युक्ति है। संधारित्र आवेश संचय करने की एक युक्ति है। आवेश संचय करने की एक युक्ति है। युक्ति का मीनिंग होता है डिवाइस, ठीक है, मतलब एक तरह की ये डिवाइस है, राइट। और ये क्या है, इसका गुण है। ये क्या चीज है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, गुण क्या है, इसका प्रॉपर्टी है, राइट भाई। और ये डिवाइस है। तो क्या संधारित्र क्या करता है, जो विद्युतीय आवेश होते हैं उनको संचय मतलब कलेक्शन करता है। आवेशों को इकट्ठा कौन करता है, ठीक है, संधारित्र करता है। और जो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, मतलब कितनी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी यानी क्षमता, राइट। तो वो क्या कराती है, धारिता कराती है। तो धारिता एक तरह की क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है, राइट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, राइट। अब देखो चालक की धारिता होती क्या चीज़ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया दोनों में। ये क्या है, ये क्षमता को बताता है और ये एक डिवाइस है, राइट। तो दोनों अच्छी तरह से याद है, राइट। तो नेक्स्ट है इसी में देखो, हम जानते हैं कि भाई किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, वस्तु ए से, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ये वस्तु ए हो गई, ये वस्तु बी हो गई, ठीक है ना। तो कभी भी क्या होता है, जैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, राइट। तो आवेशों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब जो आवेशों का जो आदान प्रदान होता है वो क्या होता है, ये नहीं कि भाई सभी के आवेश एक साथ स्थानांतरित हो जाए, राइट भाई। तो सभी आवेश क्या होते हैं, एक साथ स्थानांतरित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी प्लेट पर ये आवेश है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये प्लेट पर आवेश है, तो हमें इसे अनावेशित प्लेट पर भेजना जाता है। तो ये नहीं कि ये सारे जो आवेश है वो एक साथ इसी पर चल जाएंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो आवेश है वो क्या जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, चरणबद्ध तरीके से, यानी किसी चरणबद्ध तरीके से जाएंगे, वो चरणबद्ध मेथड से, चरणबद्ध तरीके से क्या होते हैं, वो आवेश इससे होकर इस पर जाते हैं, वन बाय वन जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना भाई, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये नहीं कि भाई सारे आवेश एक साथ ट्रांसफर हो जाए, ये नहीं होता कभी, ठीक है ना। तो पहला आवेश जाएगा, पहले ये वाला आवेश जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला जाएगा, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप इस पर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्यों होता है, उसके स्थायित्वकरण के लिए, यानी स्टेबल होने के लिए क्या होता है, वस्तु जैसे ये वस्तु पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये इसको ट्रांसफर करेगी, राइट। तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए जब कोई वस्तु पर जैसे आवेश होता है आपका, जैसे देखिए, ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, पहले से ये वस्तु है, इस पर प्लस आवेश है भाई, पहले से क्या मान लेते हैं, और हमें इसके विभव में वृद्धि करनी है। तो हमें क्या है, विभव में वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, इस पर जैसे ये आवेश है यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, तो विभव में वृद्धि के लिए क्या होगा, विभव में वृद्धि के लिए तो इन्हें जो ये दूसरे आवेश है, मान लेते हैं ये प्लस Q1 है,
तो ये Q2 है, इस तरह से, राइट। तो आवेश, तो इन आवेशों को क्या है, इनके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक आवेश को दूसरे आवेश के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और जो किया गया कार्य होता है वो विभव के रूप में संचित हो जाता है। देखिए किस तरह से, ठीक है। मान लेते हैं हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को स्थानांतरित करना चाह रहे हैं, तो उस पर पहले से ही, जैसे मान लेते हैं ये आपकी प्लस प्लस आवेश है इस पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आवेश हो गया, और यहाँ से दूसरे है ये आवेश हम इस पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये Q है, ठीक है, Q2 है, और ये मान लें Q1 है सारे। तो Q2 आवेश को इस पर स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है। तो धनावेशित आवेश में दोनों सेम आवेश होते हैं, तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य होगा तो स्थिति ऊर्जा होगी, राइट भाई। मैंने आपको बताया था किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब जो किया गया कार्य होता है वो किसके रूप में संचित होता है, कि विभव के रूप में होता है, ठीक है। किस तरह से, V बराबर कितना होता है, W/Q होगा, राइट भाई, W/Q, ये WAB अपॉन, तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, विभव के रूप में संचित होता है। तो अपन को विभव में वृद्धि करनी है, तो कैसे होगा, अब विभव बराबर कितना होता है, देखो हमने अभी देखा था फॉर्मूला KQ/R होता है, KQ/R, यानी अगर आवेश में वृद्धि करेंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी, राइट भाई। दोबारा देखिए एक बार कि हमें क्या है, किसी वस्तु पर पहले से ही आवेश क्या है, धनात्मक आवेश है, और हम क्या है, इस पर और भी आवेश बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, आवेश बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आवेश बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो धनावेशित आवेश है, और ये भी क्या है, धनावेशित है, क्योंकि सेम हमें आवेश बढ़ाएंगे तो आवेश मतलब, देखो अगर मान लो माइनस लूंगा तो यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा, एक दूसरे कैंसिल करेंगे तो आवेश क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है भाई। तो हमें तो आवेश में वृद्धि करनी है, तो आवेश में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, तो समान प्रकृति का आवेश रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे समान प्रकृति का आवेश है, और यहाँ पे भी समान प्रकृति का आवेश है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसको कार्य करना पड़ेगा, और जो किया गया कार्य होता है वो किसके रूप में संचित होता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और हम जानते हैं कि भाई एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव कहलाता है, राइट भाई। तो ये विभव, अब विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव हम जानते हैं कि भाई KQ/R होता है। अब देखो यहाँ पर आवेश में वृद्धि करना है, तो आवेश में वृद्धि करना है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया हमारे पास, वो देखिए क्या आ गया, कि V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, V प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। यानी किसी वस्तु में अगर आवेश बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ेगा, यानी ये दोनों के क्या है, समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है, ठीक है। तो यानी इसमें वृद्धि करेंगे तो विभव में भी वृद्धि होगी, राइट भाई। अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। V बराबर कितना आएगा भाई, CQ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल साइन हटाया है, तो क्या आ गया भाई, कितना आ गया, C, जहाँ C क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे उस चालक की धारिता कहते हैं, जिसे उस चालक की धारिता इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है ना, कैपेसिटेंस C से कहते हैं, राइट भाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, C इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी Q प्रोपोर्शनल टू V आएगा, सॉरी ठीक है, Q प्रोपोर्शनल टू V, राइट। आवेश में वृद्धि करेंगे तो विभव में वृद्धि होंगे, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो CV, सॉरी भाई, ठीक है भाई, Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा, Q/V, राइट भाई। क्या हो जाएगा, C बराबर Q/V, ये ध्यान रखो, राइट। अब देखिए, ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे थोड़ा ये याद रखना कि V बराबर कितना होता है अपने पास, KQ/R होता है,
राइट। तो वो एक ही बात है भाई, Q बराबर V प्रोपोर्शनल टू V। अब देखिए हमें क्या है, अगर V यदि क्या हो, V बराबर 1 वोल्ट हो, V बराबर 1 वोल्ट हो तो कितना हो जाएगा भाई, C बराबर Q अपॉन 1 वोल्ट, राइट भाई, 1 वोल्ट। तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q। तो यानी क्या हो जाएगा, किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई परिवर्तन या इकाई वृद्धि कर सके। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, किसी चालक की धारिता C आवेश की उस मात्रा के समान होती है यदि उस चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। ठीक है ना, इकाई वृद्धि कर दे तो क्या हो जाएगी, यानी आवेश की उस मात्रा के समान हो जाएगी यदि उस चालक की विभव में इकाई वृद्धि हो जाए, राइट भाई। अब देखो इसके बाद आता है आपके पास कि किसी चालक की धारिता। अब देखो कोई भी चालक होता है आपका, वो क्या करता है, एक निश्चित मान तक ही आवेश को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, उससे अधिक नहीं कर सकता। अब जैसे देख लेते हैं, एक बकेट है, ठीक है, बकेट का मतलब होता है टोकरी। अब जैसे मान लो ये आपका कोई एक बकेट हो गया, राइट भाई। अब इसमें क्या होता है, जैसे प्लस प्लस है, इसमें मान लो सारे आवेश क्या है, प्लस प्लस है, फिल कर दिए। तो यानी क्या करता है कि निश्चित मान तक ही आवेश को ग्रहण कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। ठीक है भाई, एक निश्चित मान तक ही आवेश को ग्रहण कर सकता है। अगर मान लो आवेश अगर ज़्यादा करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से और भी बाहर हो जाएंगे, राइट। तो एक क्या करता है, एक आवेश का एक निश्चित मान तक ही ग्रहण करने की क्षमता होती है इसकी। ये नहीं कि ये बहुत सारे आवेशों को ग्रहण कर सकता है। ठीक है भाई, तो देखिए किसी चालक की धारिता C उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। एक चालक के विभव के एक निश्चित अधिकतम मान तक ही आवेश ग्रहण कर सकता है। ठीक है भाई, मतलब एक निश्चित मान तक ही वो आवेश ग्रहण कर सकता है, उससे अधिक आवेश ग्रहण नहीं कर सकता, राइट भाई। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, यानी इसका ढाल ग्राफ के रूप में, ठीक है, तो इस ग्राफ का जो ढाल होगा वो किसको बताएगा, उसकी धारिता को बताएगा। तो देखिए क्या, अगर मान लेते हैं, सपोज करो मैंने आपको बताया था कि जैसे देखो, आपने देखा होगा सिंपली मैथ में y प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशंस देखी होगी आपने ज़्यादातर। ठीक है भाई, y बराबर mx प्लस c, यानी अगर x में x को बढ़ा रहे तो उसके करस्पॉन्डिंग y बढ़ता है। तो जैसे आप कभी हम लेते हैं यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ y लेते हैं, राइट भाई। ठीक है, इस तरह से तो लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अपने पास x है और यहाँ पे क्या है, y है। ठीक है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो गया, और मान लो जैसे यहाँ पे अगर c का मान 0 हो जाए, ठीक है, तो c का मान 0 हो जाए तो इस केस में कितना होगा, y बराबर mx, यदि c का मान 0 हो जाए तो। ठीक है, तो वो लाइन कहाँ से जाती है, हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। इसी तरह से होता है ना, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा। और tan थीटा क्या होता है, ढाल होता है। tan थीटा क्या होता है, ढाल, स्लोप होता है, और स्लोप को किस लिखते हैं, m होता है। तो इसका ढाल कितना आएगा, y बाई एक्स आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, y बाई एक्स। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मेरे पास जो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, y q प्रोपोर्शनल टू v था। ठीक है भाई, q प्रोपोर्शनल टू v, तो q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे c भी हो जाएगा, राइट भाई। तो अगर हम ग्राफ इस तरह से बनाना चाहे, ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, v वोल्टेज यहाँ पे आ गया v, देखो वही समीकरण है। तो यानी ये तो किसकी तरह की हो गई, कंपैरिजन करने के लिए। मैं देखो कंपैरिजन करने के लिए क्या हो गया, इसको कंपैरिजन करने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, तो x पे देखो, x पे क्या है, किसके वो है v के, तो यहाँ वोल्टेज हो गया, और y के करस्पॉन्डिंग क्या है, q है, तो यहाँ पे q है। ठीक है, अब देखो इसे कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन करो तो यहाँ पे c है ही नहीं, हमारा c क्या है, 0 है। ठीक है भाई, 0 है ही नहीं, तो यार इसका मतलब क्या होगा, ये मूल बिंदु से होकर जाएगा, तो मूल बिंदु से होकर जाएगा ये इस तरह से। तो इसका जो एंगल है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, tan थीटा, राइट भाई, tan थीटा हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका tan थीटा निकालो यहाँ से, ठीक है, स्लोप निकालते हैं।
तो स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा, ये वाली लाइन ये कैंसिल होगी ये, ठीक है भाई, ये वाली। तो इसका tan थीटा निकालो, तो tan थीटा यानी ढाल हो गया, ढाल ढाल बराबर कितना होगा tan थीटा, और tan थीटा क्या निकालेंगे यहाँ से, इसका ये वाला बिंदु ले लेते हैं, जैसे ये O ले लिया, ये आपका A ले लिया, तो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार, थीटा के सामने क्या होता है लंब, ये आधार हो गया, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे हम बिंदु ले लेते हैं ये OAB, बी ले लेते हैं इसको, ठीक है। और बी तक की जो दूरी कितनी हो जाएगी, बी में हमारा यहाँ से क्या है विभव, बी में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, बी, ठीक है भाई, ये बी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये क्यू हो जाएगी, ठीक है ना। इस बिंदु को हम क्या ले लेते हैं OABC, ठीक है। तो ये क्या है विभव में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है क्यू है, आवेश है, राइट भाई। दोबारा देखिए एक बार, किसका ढाल निकालो, तो ढाल कितना होगा लंब बटा आधार, लंब कितना होगा AB बटा आधार कितना होगा OB। अब देखो AB क्या कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, यानी विभव है, तो विभव कितना होगा यहाँ पे V होगा, राइट भाई, ठीक है भाई। नहीं AB देखो सॉरी, AB कितना है, AB आपका क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग है, कितना Q के बराबर है, और ये किसके बराबर, V के बराबर है, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा Q अपॉन V, अब यहाँ से निकालो Q अपॉन V, Q अपॉन V किसको बताएगा, यहाँ पे C को बताएगा, किस तरह से देखिए, देखो Q बराबर कितना है अपने पास CV है, ठीक है। तो यहाँ से Q अपॉन V निकालो, तो Q अपॉन V किसका आएगा, C के बराबर, तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी इस जो ग्राफ का जो ढाल होगा, इस ग्राफ का जो ढाल होगा, अगर मान लेते V पे एक्स एक्सिस को V पे लेते हैं और Y एक्सिस पे आवेश को लेते हैं, तो इस ग्राफ का जो ढाल होगा वो किसको बताएगा, धारिता को बताएगा, ठीक है भाई, ये आपका, ठीक है, अगर इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मात्रक। देखो धारिता हमने पढ़ा है, धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक। अब मात्रक क्या होगा इसका, देखो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q बराबर कितना होगा CV, तो C बराबर कितना होगा Q अपॉन V। तो Q का देखो, Q का मात्रक कितना होता है कुलाम, क्योंकि आवेश है कुलाम, और इसका मात्रक कितना होता है वो विभव का होता है वोल्ट, ठीक है भाई, कितना हो गया, तो राइट कुलाम पर वोल्ट, और इसका एक अन्य मात्रक होता है फैरड, ठीक है, फैरड, और फैरड को किससे लिखते हैं F से, फैरड इक्वल टू कुलाम अपॉन वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। तो फैरड और वोल्ट। अब देखो एक चीज इसमें डिफरेंस याद रखना, फैरड होता है वो, ठीक है ना, मात्रक फैरड होता है, ना कि फैराडे। अब फैराडे हम आगे जो पढ़ेंगे, माइकल फैराडे होता है, वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने DC इंजन तैयार किया था, राइट, ठीक है ना, राइट। तो फैराडे मात्रक नहीं होता, फैराडे क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, फैरड होता है, ठीक है। और फैरड को किससे लिखते हैं F से, किससे लिखते हैं F से, यानी कुलाम अपॉन वोल्ट, राइट भाई। तो ये होगा। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास आते हैं एक फैरड की परिभाषा, तो पहले बात करते हैं एक फैरड की परिभाषा, एक फैरड क्या चीज होती है, ठीक है। तो इसको एक फैरड कर दिया, एक फैरड, और ये क्या कर दिया एक कुलाम अपॉन 1 वोल्ट। तो देखो क्या होता है एक फैरड, यदि किसी चालक पर 1 कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरड होगी, राइट भाई। यदि किसी चालक को 1 कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरड होगी, ठीक है। तो दोबारा समझिए, यदि किसी चालक की
यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में इकाई वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता कितनी होगी? 1 फैराड होगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब देखो, जो फैराड होता है वो क्या है? वो बहुत बड़ा मात्रक होता है। फैराड क्या होता है? बहुत बड़ा मात्रक होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो पृथ्वी होती है, अब पूरी पृथ्वी होती है, उसका मात्रक कितना होता है? फैराड कितनी होती है? 711 फैराड होती है, केवल 711 फैराड। ठीक है, तो फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, पृथ्वी यदि एक गोलाकार पृथ्वी की पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? C 711 फैराड होती है, 711 फैराड होती है बस। ठीक है भाई, राइट, केवल 711 फैराड होती है। तो यानी 711 क्या है? बहुत, मतलब देखा जाए तो छोटी राशि है। तो हम क्या करते हैं, जो फैराड है उसको क्या है? छोटी इकाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैराड को अन्य छोटी इकाइयों में, अन्य छोटी इकाई मात्रक के रूप में लिखा जाता है। इकाई मात्रक के रूप में लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है वो देखिए। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिली फैराड है, मिली फैराड हो जाएगा। मिली फैराड का मतलब होता है 10⁻³ फैराड। ठीक है, माइक्रो फैराड है। ठीक है ना, ज़्यादातर धारिता होती है वो माइक्रो फैराड में होती है। माइक्रो फैराड का मतलब होता है 10⁻⁶ फैराड। राइट, इसके बाद आएगा आपके पास नैनो फैराड। नैनो फैराड का मतलब होता है 10⁻⁹ फैराड। इसके बाद आता है पीको फैराड का मतलब होता है 10⁻⁻ फैराड। ठीक है ना, तो ये इसके क्या हो गए? अन्य मात्रक हो गए। राइट, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो है धारिता का मात्रक होता है माइक्रो फैराड में रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम जितने भी सवाल करेंगे उनमें क्या होगा? जो फैराड का मात्रक होगा वो माइक्रो फैराड के रूप में करेंगे। राइट।